क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 2 क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 2 पार्ट 3 क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 2 पार्ट 3। देखिए इन मैनी केसेज यहाँ पर जो आपको कहा गया, इसमें थोड़ा सा आप ये देखिए इन मैनी केसेज, इसमें थोड़ा सा आपको है। देखिए इन मैनी केसेज, देखिए यहाँ पर जो आपको है इन मैनी केसेज इट वाज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स। देखिए यहाँ पर जो आपको चीज़ें हैं इन मैनी केसेज, देखो इन मैनी केसेज इट वाज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली ए वैरायटी ऑफ मेथड्स वर यूज्ड फॉर इरिगेशन इन सम एरियाज wells were dug in other places whose tanks were constructed to collect rainwater. Remember that irrigation works require planning, organizing labor and resources, maintaining these works and deciding on how water is to be shared. Most of the new rurals as well as people living in village took an active interest in these activities. कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण है कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए कहा गया क्या, आगे यहाँ पर आपको फिगर 5 ए 19th century Suluisi, देखिए यहाँ पर Sluice Gate in Tamil Nadu. It regulate यहाँ पे क्या, it regulate the outflow of water from a tank into the channels that irrigate the field. ये Sluice Gate is traditionally a wood or metal barrier which is commonly used to control water levels and flow rates in rivers and कैनाल्स। ये आपको देखिए यहाँ पे ये आपको दिया गया इमेज, ये सुलाइस जो आपको होता है। इसके बाद आगे यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर आपको है कि 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जलद्वार, इसी बोलते हैं जलद्वार, जो यहाँ पर आपको देख रहे हैं। देखिए 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जलद्वार हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। जलद्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है। जलद्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। अब देखिए साम्राज्य का प्रशासन की हम बात करते हैं। साम्राज्य का प्रशासन जो आपको है वो साम्राज्य का प्रशासन की हम बात करते हैं। तो देखिए साम्राज्य, देखो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर की बात करते हैं। साम्राज्य का प्रशासन की हम बात करते हैं। अब देखिए हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज, सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नॉन एज उर became prosperous with the speed of irrigation agriculture. Groups of such village formed larger units called Nadu. The village council and the Nadu performed several administrative functions, including dispensing justice and collecting taxes. देखिए प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उड़ कर आती थी सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। अब देखिए रिच पीजेंट्स ऑफ द वेल्लार, वेल्लार या वेल्लार नहीं बोलते हैं इसको बोलते हैं आपको
देखिए यहाँ पर क्या वेल्लाल देखिए वेल्लाल देखिए रिच पीजेंट्स ऑफ द वेल्लार कास्ट एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट द चोला किंग्स gave some rich land owner titles like Muven Develan देखिए मूवेन देवेलन ए वेलन और प्रेजेंट सर्विंग थ्री किंग्स अरियार चीफ ईटीसी हैज markers of respect and entrusted them with important offices of the state at the center. अब यहाँ के वेल्लार जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। वेल्लार जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से तो कई देखिए आप वेल्लार जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज की अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप आपको मूवेंद वेलन तीन राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान अरियार मीन्स प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। फिर आपको आगे इसी में जो आपको है इसी में देखिए आपको भूमि के प्रकार की बात यहाँ पर आपको की गई है, उसको थोड़ा सा देखिए। टाइप्स ऑफ द लैंड की बात यहाँ पर आपको की गई, टाइप्स ऑफ द लैंड भूमि के प्रकार आपके यहाँ पर है, उसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ द लैंड की बात देखिए, चोला इंस्क्रिप्शन मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड, चोलाज इंस्क्रिप्शन मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड। देखिए चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। पहला देखिए वेलन वगाई की बात देखिए, वेलन वगाई क्या है, लैंड ऑफ नन ब्राह्मण पीजेंट्स प्रोप्राइटर्स, लैंड ऑफ द नन ब्राह्मण पीजेंट्स प्रोप्राइटर्स, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। देखिए लैंड ऑफ नन ब्राह्मण पीजेंट प्रोप्राइटर्स, लैंड पीजेंट देखिए लैंड ऑफ नन ब्राह्मण पीजेंट प्रोप्राइटर्स, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी, प्रोप्राइटर मतलब स्वामी मालिक की भूमि। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या उसके बाद ब्रह्मादेव आपके यहाँ देखिए ब्रह्मदेव लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, यहाँ देखिए ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। अब ब्राह्मणों को देखिए साला भोग की बात की गई है, SHALABHOG साला भोग की बात यहाँ पर की गई है। साला भोग की बात की गई, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ए स्कूल, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ए स्कूल, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ए स्कूल की बात यहाँ पर की गई है। किस विद्यालय के रखरखाव के साला भोग मतलब क्या, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि को साला भोग बोलते हैं। अब आगे यहाँ देखिए देवदान या तिरुन मट्टुकन्नी, देवदान या तिरुन मट्टुकन्नी, देवदान या तिरुन मट्टीकरी की बात करते हैं। लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, आपके यहाँ देखिए मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को हम क्या बोलते हैं, देवदान या तिरुमंटुकन्नी बोलते हैं। देवदान या तिरुमंटुकन्नी मतलब क्या, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स की बात की है। पोलिस देखिए यहाँ पर क्या इसके बाद आपके देखिए पलिचंदम आपके यहाँ पर है, लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन को बोलते हैं पलिचंदम। जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को पलिचंदम बोलते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए वी हैव सीन दैट ब्राह्मण्स, यहाँ पर देखिए क्या वी हैव सीन दैट, यहाँ पर जो हमने देखा देखिए वी हैव सीन दैट, एक मिनट रुकिए, हमने देखा कि देखिए हमने यहाँ पर देखा कि वी हैव सीन दैट we have seen that Brahmins often received land grants or Brahmadev has a result a large number of Brahman settlements emerged in the Kaveri valleys as in other parts of South India। देखो हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय से भूमि अनुदान या ब्रह्मादेव प्राप्त हुआ, परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई।
हाँ देखिए, each Brahmadev was looked after by an assembly or sabha of prominent Brahman land holders. These assemblies worked. These assemblies worked very effectively. Their decision were recorded in detail in inscription, often on the stone walls of temples. Association of traders known as Nagarams also occasionally perform administrative function इन टॉन्स। अब देखिए, प्रत्येक ब्राह्मणदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामी की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभा बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों प्राय मंदिरों की पत्थरों की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। देखिए यहाँ पर इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तरामय, देखिए यहाँ पर जो कहा गया। इसके बाद यहाँ पर आपको उत्तर मेरूर की बात, इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तर मेरूर इन चिंगालेपुट। देखिए आप इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तरामेरूर, देखिए इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तरामेरूर देखिए यहाँ पर क्या इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तरामेरूर इन देखिए यहाँ पर क्या कि इन चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच द सभा वाज ऑर्गेनाइज्ड। द सभा हैड सेपरेट कमिटीज टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क्स गार्डन्स टेम्पल्स etc. Name of those eligible to be members of these committees were written on small tickets of palm leaf. These tickets were put into an earthenware pot, from which a young boy was asked to take out the tickets one by one for each committee. तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के जो लोग योग होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। आगे यहाँ पर देखिए, उसमें जो आपको है क्या कि इसके बाद आपको यहाँ पे है देखिए आपको क्या डू यू थिंक वुमेन, यहाँ पर जो आपको कहा गया डू यू थिंक वुमेन, इसको पहले देख लीजिए। देखिए डू यू थिंक वुमेन पार्टिसिपेटेड इन दीज असेंबलीज इन योर व्यू आर लॉटरीज यूजफुल इन चूजिंग मेंबर्स ऑफ कमिटीज़ की बात। क्या आपको लगता है कि महिलाएं इन सभाओं में हिस्सेदारी करती थी? क्या आप समझते हैं कि समितियों के सदस्यों के चुनाव के लॉटरी का तरीका उपयोगी होता है? यहाँ पर जो खास बातें आपको कही गई है वेयर दे, यहाँ पर क्या कि वेयर देयर आर, देखिए यहाँ पर क्या कि वेयर देयर एनी ब्राह्मण्स इन दिस हैमलेट, वेयर देयर एनी ब्राह्मण्स इन दिस हैमलेट डिस्क्राइब ऑल द एक्टिविटीज दैट वर टेकिंग प्लेस इन द विलेज। व्हाई डू यू थिंक टेम्पल इंस्क्रिप्शन इग्नोर दीज एक्टिविटीज। क्या इस पूर्व में कुछ ब्राह्मण थे जितनी तरह की गतिविधियां चल रही थी उनका वर्णन करें। आपके ख्याल से अभिलेख में इन सब का उल्लेख क्यों नहीं किया गया? उसके बाद यहाँ पर आगे जो आपको कहा गया उसको देखिए, इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट की बात आपको यहाँ पर की गई। इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट, अभिलेख और लिखित सामग्री की बात यहाँ पर की गई है। हम यहाँ देखिए हु कुड बी ए मेंबर ऑफ ए सभा, हु कुड बी ए मेंबर ऑफ सभा। द उत्तरा, देखिए यहाँ पर क्या कि उत्तर मेरू द उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन लेज डाउन ऑल दीज, देखिए ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर्स ऑफ द सभा शुड बी ऑनर्स ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। दे शुड हैव
देखिए दे शुड हैव देयर ओन होम्स, दे शुड बी बिटवीन 35 and 70 years of age, they should have knowledge of the Vedas, they should be well versed in administrative matters and honest. If anyone has been a member of any committee in the last 3 years, he cannot become a member of another committee. Anyone who has not submitted his accounts and those of his relatives cannot contest the elections. देखिए उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता, उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता, उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता की बात की, तो कि सभा की सदस्यता के लिए सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है, जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है उसके पास अपना घर होना चाहिए, उसके पास अपना घर होना चाहिए, उसके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में से किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए, जिसने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अब हम देखिए क्या इफ यहाँ पर हो गया। इसके बाद आगे देखिए व्हाइल इंस्क्रिप्शन टेल अस अबाउट किंग्स, while inscription tell us about kings and powerful men, here is an excerpt from the Periyar Puram, a 12th century Tamil work which informs us about the lives of ordinary men and women. On the outskirts of Edenur was a small hamlet of Pulayas, a name used for a social group considered outcast by Brahmins and Vilas. देखिए यहाँ पर क्या studied with a small huts under all देखिए यहाँ पर क्या under all thatches and inhabited by agrarian laborers engaged in देखिए यहाँ पर क्या engaged in manual occupation in the thresholds of the huts covered with a strip of leather. Little chickens moved about in groups. Dark children who wore bracelets of black iron were prancing about carrying little puppies. In the shade of the Marudu Arjuna trees, a female laborer put her baby to sleep on a sheet of leather. There were mango trees from whose branches drums were hanging, and under the coconut palms in the little hollows on the ground, tiny-headed beaches lay after welfing. The red-crested cocks crowed before dawn, caffing the bravery puller to their day's work, and by the under the shade of the kanji tree spread the voice of the baby heard Puriya women singing as they were husking paddy. अब आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए इनमें सबसे बड़ी बात देखिए कि अभिलेखों में राजा और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरियापुरम ऐसे एक उदाहरण यहाँ पे है कि देखिए अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोंपड़ियों से आटा पड़ा हुआ पुलया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेलार प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे।
समाज के बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पूर्वा, देखिए लोगों का एक छोटा सा पूर्वा था जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेती और मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों, देखिए चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोंपड़ियों के अहातों में छोटे मुर्गियों झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के, देखिए यहाँ पर क्या कि गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे, छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मारदू पेरू की, देखिए मारदू पेरू की छाया में एक मजदूर एक मारदू पेरू की छाया में एक मजदूरनी, देखिए मारदू पेरू की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे और जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे, और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल करगी वाले मुर्गों ने पोप फटने से पहले तगड़े पुलियार का बहुवचन पुलियार को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बांग दे दी। धान कुर्ती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोजाना कांची वृक्ष की छाया में फैलती थी। फिर आपको आगे हम देखिए क्या कि वेयर देयर एनी ब्राह्मण्स इन दिस हैमलेट, यहाँ जो कहा क्या इस पूर्वे में कुछ ब्राह्मण थे। यहाँ देखिए क्या वेयर देयर एनी ब्राह्मण इन दिस हैमलेट, क्या इस पूर्वे में कोई ब्राह्मण थे। डिस्क्राइब ऑल द एक्टिविटीज दैट वर टेकिंग प्लेस इन द विलेज, व्हाई डू यू थिंक टेम्पल्स इंस्क्रिप्शन इग्नोर दीज एक्टिविटीज। क्या इस पूर्वे में कुछ ब्राह्मण थे जिनकी जितनी तरह की गतिविधियां चल रही थी उनका वर्णन कर आपके ख्याल से अभिलेखों में इन सब का उल्लेख क्यों नहीं किया गया। आपके ख्याल से अभिलेख में इन सब का उल्लेख क्यों नहीं किया गया है। अब आगे यहाँ पे देखिए पहली जो चीज़ें आपके यहाँ पर पहली जो इनपुट चीज़ें आपको है China under the Tang dynasty, तांग वंश के युग का, देखिए तांग वंश के युग का चिन्ह आप देखिए जो आपको कहा, देखिए चाइना अंडर द टैंग डायनेस्टी, देखिए इन चाइना, देखिए यहाँ पर क्या कि देखिए चाइना अंडर द टैंग डायनेस्टी की बात की गई है। तांग वंश के युग का चिन्ह, देखिए तांग वंश के युग का चिन्ह आपके यहाँ देखिए इन चाइना एन एम्पायर वाज एस्टेब्लिश अंडर द टैंग डायनेस्टी विच रिमेन इन पावर फॉर अबाउट 300 ईयर्स फ्रॉम द 7th to the 10th century। इट्स कैपिटल CN वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, विजिटेड बाय तुर्क्स, ईरानियंस, इंडियंस, जापानीज एंड कोरियन। देखिए यहाँ पर इन चाइना एन एम्पायर, देखिए चाइना अंडर द टैंग डायनेस्टी बात की, तांग वंश के युग का चिन्ह देखिए यहाँ पर क्या इन चाइना एन एम्पायर वाज एस्टेब्लिश अंडर द टैंग डायनेस्टी विच रिमेन इन पावर फॉर अबाउट 300 ईयर्स फ्रॉम द 7th to the 10th century। इट्स कैपिटल CN वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, विजिटेड बाय तुर्क्स, ईरानियंस, इंडियंस, जापानीज एंड कोरियंस। देखिए द टैंग एम्पायर वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ए ब्यूरोक्रेसी recruited through an examination which was open to all who wished to appear for it। This system of selecting officers remained in place with some changes till 1911। टिल 1911। देखिए चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ। जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी। जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही। भारतीय उपमहाद्वीप में परिचित व्यवस्थाओं से यह व्यवस्था किन मायनों से भिन्न थी। अब यहाँ आगे जो कहा गया इसमें देखिए कि इन व्हाट वेज देखिए वाज दिस सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम दोज प्रिवेंट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में परिचित व्यवस्थाओं से यह व्यवस्था किन मायनों से भिन्न थी। किन मायनों से आपको भिन्न थी। उसके बाद देखिए कुछ महत्वपूर्ण शब्द भी आपको यहाँ पर दिए, उस शब्द को भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ जो की वर्ड्स है देखिए आपको यहाँ पर की सामंत आपको यहाँ पर है, सामंत है, मंदिर है, नायडू है, सभा है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ आप यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए चैप्टर 2 पूरी तरह से हिस्ट्री फिनिश होता है।
चैप्टर देखिए यहाँ पर जो आपको है चैप्टर 3 आपको है द दिल्ली सुल्तान की बात करते हैं। दिल्ली के सुल्तान की हम बात करते हैं। दिल्ली के सुल्तान की हम बात करते हैं। दिल्ली के सुल्तान की हम बात करते हैं। यहाँ पर क्या दिल्ली के सुल्तान है, चैप्टर 3 की हम बात करते हैं। In chapter 2 we saw that in chapter 2 we saw that regions like the Kaveri Delta becomes in chapter 2, we saw that regions like the Kaveri Delta became the center of large kingdoms. Did you notice that there was no mention of a kingdom with Delhi has its capital? That was because Delhi became an important city only in the 12th century. हमारे अध्याय 2 में देखिए हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे हमने देखा अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे ही किसी राज्य का जिक्र नहीं है, किसी राजधानी जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो इसकी वजह यहाँ देखिए क्या इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। इसके बाद आपको आगे यहाँ पर देखिए जो आपको है कि सिलेक्टेड सल्तनत सिटीज़ ऑफ दिल्ली। सिलेक्टेड सल्तनत सिटीज़ ऑफ दिल्ली 13th-14th सेंचुरी की बात की गई है। 13वीं-14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर की हम बात करते हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए क्या कि टेक अ लुक, यहाँ पर देखिए क्या टेक अ लुक ए टेबल। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या कि जो यहाँ पर खास बात है कि टेक अ लुक एट टेबल 1 दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ ए किंगडम अंडर द तोमर राजपूत हु वर डिफीटेड इन द मिडिल ऑफ द 12th century बाय द चौहान्स, also referred to Chahmans of Ajmer. It was under the Tomars and Chauhans that Delhi became an important commercial center. Many rich Jain merchants lived in the city and constructed several temples. Coins minted here called Delhi Wall. Had a wide circulation. तालिका एक पर नजर डालिए। पहले पहल तोमर राजपूतों काल में दिल्ली किस राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के 12वीं सदी के मध्य में जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता है ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाए जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। अब आगे यहाँ पर जो खास बातें आपको कही उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपको जो है देखिए फिरोजाबाद आपके यहाँ पे एक मैप आपको शो किया गया है। मैप आपके यहाँ पर हौज खास है, ये आपको कुछ खास यहाँ पर दिया गया है। इसको देखिए द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली। हाँ, इसके बाद हम देखिए द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली। देखिए यहाँ पर जो खास बातें आपको कही गई है। The transformation of Delhi into a capital that controlled vast areas of the subcontinent. The transformation of Delhi into a capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. Take a look at table 1 again and identify the 5 dynasties that together made the Delhi Sultanate.
तेरहवीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका एक पर फिर से नजर डाली और उन पाँच वंशों की पहचान की जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। अब देखिए द दिल्ली सुल्तान बिल्ट मैनी सिटीज इन द एरिया that we now know has Delhi. Look at map 1 and locate Delhi ई कुन्हा देखिए श्री एंड जहान देखिए श्री एंड जहाँपना। अब देखिए जिस इलाकों को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र एक को देखकर दिल्ली एक कुन्हा श्री और जहाँपना को पहचानिए। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया देखिए सबसे द रूलर्स ऑफ दिल्ली की बात कर लेते हैं। द रूलर्स ऑफ दिल्ली की बात यहाँ पर आपको कर लेते हैं। द रूलर्स ऑफ दिल्ली के जो शासक उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहले पर देखिए द रूलर्स ऑफ देखिए राजपूत द रूलर्स ऑफ क्या दिल्ली के जो सुल्तान हैं, दिल्ली के जो शासक उनको यहाँ पर आप देखिए तो सबसे पहले जो आप यहाँ पर देखिए देख सकते हो वो आपको है राजपूत डायनेस्टीज आपके यहाँ पर है। सबसे पहले आपको देखिए राजपूत डायनेस्टीज है जिसको तोमर राजपूत डायनेस्टी के अंतर्गत तोमर आगे और चौहान आगे। राजपूत वंश के अंतर्गत आपको क्या राजपूत वंश के अंतर्गत आपको राजपूत डायनेस्टी के अंतर्गत आपको तोमर आगे और चौहान से आगे। तोमर के अंतर्गत देखिए क्या कि अनंगपाल देखिए तोमर के अंतर्गत क्या अनंगपाल आगे तोमर के अंतर्गत अनंगपाल आगे और चौहान के अंतर्गत पृथ्वीराज चौहान आगे। देखिए क्या कि अनंगपाल देखिए राजपूत वंश में ही क्या तोमर आपको है यहाँ पर देखिए अनंगपाल। तो अनंगपाल यहाँ पर देखिए राजपूत वंश के अंतर्गत तोमर ने क्या तोमर के अंतर्गत अनंगपाल हो गया और चौहान के अंतर्गत आपको पृथ्वीराज चौहान आ गया। अर्ली तुर्की रूलर देखिए यहाँ पर क्या अर्ली पारंपरिक तुर्की शासक आप यहाँ पर देखिए पारंपरिक तुर्की अर्ली तुर्की रूलर्स की बात करते हैं। अर्ली तुर्की रूलर्स की बात करते हैं जिसको हम पारंपरिक तुर्की शासक बोलते हैं देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की हम बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक अर्ली तुर्की रूलर्स की बात अंतर्गत देखिए अर्ली तुर्की रूलर के बाद अंतर्गत हम क्या पारंपरिक तुर्की शासक की हम बात करते हैं। हम देखिए क्या कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर पहला है। तो अर्ली तुर्की रूलर के अंतर्गत सबसे आपको देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक है, फिर आपको शमसुद्दीन इल्तुमिश है, फिर आपको क्या रजिया है, फिर उसके बाद देखिए गयासुद्दीन, फिर आपको गयासुद्दीन बर्मन है। तो फिर गयासुद्दीन बर्मन आपके यहाँ पर है अर्ली तुर्की रूलर के अंतर्गत। फिर आपको आगे देखिए इसमें जो सबसे पहले वंश हम नहीं देख पाए देखिए एक मिनट अर्ली 12वीं सेंचुरी के अंतर्गत जो ये हमें सबसे पहली बात अब देखिए सबसे पहले वंश भी आप यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए। एक साथ दो काम देखिए यहाँ पर कीजिए। तो सबसे पहली जो चीज़ें आपको थी राजपूत वंश के अंतर्गत यहाँ पर देखिए राजपूत डायनेस्टीज के अंतर्गत देखिए सबसे देखिए तोमर्स आपको राजपूत डायनेस्टी के अंतर्गत देखिए अर्ली 12th सेंचुरी अर्ली 1165 देखिए अर्ली 12th सेंचुरी 1165 की बात करते हैं। आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165 देखिए यहाँ पर क्या तोमर की बात करते हैं। तोमर की बात आपको यहाँ पर करते हैं क्या कि तोमर का जो आपको सेशन है, तोमर का जो कार्यक्रम रहा वो आपको अर्ली 12th सेंचुरी मतलब 1165 जब अर्ली 12th सेंचुरी में आपको रहा 1165 ईस्वी शुरू होता है। फिर ईस्वी के अंतर्गत जो आपको अनंगपाल आएगा, अनंगपाल का शासनकाल आपको 1130 से 1150 ईस्वी तक रहा। अनंगपाल का जो शासनकाल रहा वो आपको 1130 से 1150 ईस्वी तक रहा, 1130 से 1150 ईस्वी तक रहा। अब देखिए यहाँ पर चौहान की बात करते हैं। चौहान की बात आपको यहाँ पर करते हैं। चौहान की बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल आपको 1165 से 1192 ईस्वी तक रहा। चौहान की बात करते हैं 1165 से 1192 ईस्वी तक रहा। चौहान की बात करते हैं 1165 से 1192 ईस्वी तक की बात कर आपको है। चौहान का जो शासनकाल है वो 1165 से 1192 ईस्वी तक रहा। चौहान का जो शासनकाल है वो 1165 से लेकर 1192 ईस्वी तक रहा। तो चौहान जो आपको हो गया वो 1165 से 1192 ईस्वी तक के बीच रहा। और पृथ्वीराज चौहान जो है वो पृथ्वीराज चौहान जो है 1175 से 1192 के बीच है। पृथ्वीराज चौहान जो रहा वो 1175 से 1192 के बीच रहा। पृथ्वीराज चौहान जो रहा वो 1175 से लेकर 1192 ईस्वी के बीच रहा। अब यहाँ देखिए क्या अर्ली तुर्की रूलर्स की बात करते हैं। अर्ली तुर्की रूलर मतलब पारंपरिक तुर्की शासक जो रहा वो आपको 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। अर्ली तुर्की शासन के अंतर्गत अर्ली तुर्की शासक जो रहा वह 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा, जिसमें आपको सबसे अर्ली तुर्की रूलर के अंतर्गत सबसे आपको
देखिए क्या कि सबसे पहले आपको कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक आपको 1200 से 1210 ईस्वी तक, कुतुबुद्दीन ऐबक आपको 1200 से 1210 ईस्वी तक रहा। फिर देखिए शमसुद्दीन इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो रहा, शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो रहा वो आपको 1210 से 1230 ईस्वी तक रहा। शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो रहा वो आपको 1210 से 1230 ईस्वी तक रहा। फिर आपको रजिया, देखिए रजिया जो रहा, देखिए रजिया जो रहा 1230 से लेकर 1260 ईस्वी तक, रजिया जो रहा आपको 1236 से लेकर 1260 ईस्वी तक रहा। और उसके बाद देखिए गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन जो रहा वो आपको 1206 ईस्वी से लेकर 1227 ईस्वी तक रहा। गयासुद्दीन बलबन जो रहा गयासुद्दीन बलबन जो रहा आपको 1206 से 1287 ईस्वी तक, गयासुद्दीन बलबन जो रहा आपको गयासुद्दीन बलबन देखिए यहाँ पे क्या कि गयासुद्दीन बलबन जो रहा आपको 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक रहा। तो गयासुद्दीन बलबन जो रहा आपको 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक आपको रहा। उसके बाद देखिए आपको खलजी डायनेस्टी आता है। खलजी डायनेस्टी मतलब खलजी वंश जो आपको रहा वो कब से कब तक रहा। तो खलजी वंश जो आपको रहा, देखिए यहाँ पर खलजी वंश जो आपको रहा वो आपको रहा 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा। खलजी वंश जो आपको 1290 से 1320 ईस्वी तक, खलजी वंश जो रहा आपको 1290 से लेकर 1320, खलजी वंश जो रहा 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। और जलालुद्दीन खलजी, और जलालुद्दीन देखिए जलालुद्दीन खलजी जो रहा 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा। जलालुद्दीन खलजी जो रहा 1290 से 1296 ईस्वी तक आपको रहा। अलाउद्दीन खलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी तक कहा। अलाउद्दीन खलजी देखिए अलाउद्दीन खलजी आपको 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक रहा। जलालुद्दीन खलजी देखिए यहाँ पर जलालुद्दीन खलजी जो है वो 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा। अब यहाँ देखिए क्या कि जलालुद्दीन खलजी जो है 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा। और अलाउद्दीन खलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा। अलाउद्दीन खलजी जो है 1296 से लेकर 1310 ईस्वी तक आपको रहा। उसके बाद आपको यहाँ देखिए तुगलक डायनेस्टी की बात करते हैं, तुगलक वंश की बात करते हैं। तुगलक वंश का जो शासनकाल रहा वो आपको 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक रहा। तुगलक वंश का जो शासन है वो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक रहा। तुगलक वंश का जो शासनकाल है वो आपको 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक आपको रहा। फिर देखिए जिसमें आपको देखिए गयासुद्दीन तुगलक जो रहा वो 1320 से 1324 ईस्वी तक रहा। फिर देखिए क्या गयासुद्दीन तुगलक जो रहा वो 1320 से लेकर 1324 ईस्वी तक आपको रहा। गयासुद्दीन तुगलक जो रहा वो 1320 से 1324 ईस्वी तक के बीच रहते हैं। गयासुद्दीन तुगलक जो रहा वो 1320 से लेकर 1324 ईस्वी तक आपको रहा। और मोहम्मद तुगलक जो रहा वो 1324 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक रहा। और मोहम्मद तुगलक जो रहा वो 1324 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक रहा। मोहम्मद तुगलक जो रहा वो आपको 1324 से लेकर 1351 ईस्वी तक आपको रहा। और फिरोज शाह तुगलक जो रहा वो 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक रहा। और फिरोज शाह तुगलक जो रहा वो 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक आपको रहा। अब देखिए सैयद डायनेस्टी की बात करते हैं। सैयद डायनेस्टी आपके यहाँ पर देखिए सैयद वंश का जो शासनकाल जो रहा, सैयद वंश का जो शासनकाल है वो आपको 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक रहा। सैयद वंश का जो शासनकाल रहा वह 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक रहा। सैयद वंश का जो आपको यहाँ पर शासनकाल रहा वह 1414 से लेकर 1414 लेकर सैयद डायनेस्टी का जो शासनकाल है वो आपको 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक रहा। आपको जिसके अंतर्गत आपको खिज खान ने आपको सैयद वंश की स्थापना की। खिज खान का जो शासनकाल रहा वह 1414 ईस्वी से लेकर आपको 1421 ईस्वी तक रहा। और लोधी डायनेस्टी का जो शासनकाल है वो 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा। और खिलजी आपको देखिए और लोधी डायनेस्टी का क्या देखिए लोधी डायनेस्टी का और लोधी वंश का जो शासनकाल है वो 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक आपको रहा। और यहाँ देखिए यहाँ पर क्या कि इसकी स्थापना जो क्या था लोधी डायनेस्टी का वो आपको बहलोल, देखिए यहाँ पर क्या कि बहलोल आपको देखिए बहलोल लोधी ने क्या था 1451 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी तक इसका शासनकाल है। बहलोल लोधी ने आपको इसकी स्थापना की थी। लोधी डायनेस्टी की 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक रहा। अर्थात इसके देखिए आपको देखिए कि लोधी डायनेस्टी के जो स्थापना जो फाउंडर थे वो आपको बहलोल लोधी थे। और लोधी डायनेस्टी के जो संस्थापक थे वो आपको बहलोल लोधी थे। और सैयद डायनेस्टी के जो संस्थापक थे वो खिज खान थे। और आपको तुगलक डायनेस्टी के जो संस्थापक थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे। और देखिए खलजी डायनेस्टी के जो संस्थापक आपको जलालुद्दीन खलजी थे। और देखिए उसके बाद देखिए खलजी डायनेस्टी के संस्थापक जलालुद्दीन खलजी थे। जलालुद्दीन खलजी का शासनकाल 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा। और तुगलक डायनेस्टी का संस्थापक रहे वो आपको गयासुद्दीन तुगलक है जिसका शासन
1320 से 1324 ईस्वी तक रहा। और सैयद डायनेस्टी का जो शासनकाल, सैयद का डायनेस्टी के जो संस्थापक थे वो खिलजी खां थे। 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक रहा। और लोधी डायनेस्टी का जो शासनकाल था वो बहादुर लोधी था, 1451 से लेकर 1489 ईस्वी के बीच में। हाँ, उसके बाद आपको आगे यहाँ पर देखिए कि आगे आप यहाँ पर देखिए कि देखिए यहाँ पर कि अर्ली तुर्की से सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो आपको जो रहा, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि अर्ली तुर्की शुरुआत जो रहा 1200 से लेकर 1312। देखिए अर्ली तुर्की शुरुआत जो रहा वो आपको 1200 से 1290 ईस्वी के बीच रहा। अर्ली तुर्की देखिए यहाँ पर क्या अर्ली तुर्की शुरुआत जो रहा वो 1200 से 1290 ईस्वी के बीच रहा। और खलजी डायनेस्टी जो रहा वो 1290 से 1320 ईस्वी तक। खलजी डायनेस्टी जो रहा वो 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। और तुगलक डायनेस्टी जो रहा वो 1320 से लेकर 1400 ईस्वी तक रहा। और सैयद डायनेस्टी जो रहा 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक रहा। और लोधी डायनेस्टी जो रहा वो आपको 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा। इसमें खास बात जो आपको समझने की बात है वो क्या, देखिए आपको यहाँ पे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं मतलब अर्ली तुर्की शुरुआत जो रहा वो आपको 1200 से 1290 ईस्वी के बीच, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये आपको कुल मिला के 84 साल है। कितना 84 690 होता है। यानी कि अर्ली तुर्की शुरुआत जो रहा गुलाम वंश जिसको बोलते हैं, ये आपको गुलाम वंश जिसको बोलते हैं, ये आपको 1200 से 1290 ईस्वी तक रहा। और खलजी डायनेस्टी जो रहा खलजी डायनेस्टी जो रहा वो मात्र आपको कितना साल रहा। यानी कि जो पहला आप देख रहे हैं कि अर्ली तुर्की शुरुआत मतलब गुलाम वंश जिसको बोलते हैं 84 साल रहा, ये 84 साल आपको रहा। उसके बाद देखिए खलजी डायनेस्टी जो आपको रहा वो मात्र आपको 40 साल रहा। 40 ने आपको 40 तो 30 साल आपको रहा, 30 साल आपको रहा। तो खलजी डायनेस्टी मात्र आपको 30 साल ही रह पाया। उसका तुगलक डायनेस्टी जो रहा तुगलक डायनेस्टी जो आपको रहा वो आपको 80 10 90 94, यानी कि 94 साल आपको यहाँ पर रहा। कितना 94 साल आपको यहाँ पर रहा। और तुगलक डायनेस्टी रहा 94 साल रहा। और सैयद डायनेस्टी जो रहा आपको रहा, तो सैयद डायनेस्टी जो आपको यहाँ पर रहा वो आपको सैयद डायनेस्टी मात्र 17 साल ही रहा। सैयद डायनेस्टी मात्र आपको 17 साल ही रहा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 मिनट रुकिए। यहाँ पर आप ये देखिए कि सब देखिए क्या कि ये आपको अर्ली तुर्की शुरुआत जो रहा तुर्की का गुलाम वंश जो रहा आपको 84 साल तक रहा। उसके बाद देखिए खलजी डायनेस्टी जो रहा मात्र आपको कितना खलजी डायनेस्टी जो रहा वो मात्र आपको 10 ये हो गया 30 साल। खलजी डायनेस्टी मात्र 30 साल। और तुगलक डायनेस्टी जो रहा वो मात्र 94 साल, वो 94 साल सबसे अधिक रहा। और सैयद डायनेस्टी जो रहा वो मात्र आपको कितना 37 साल रहा। मात्र सैयद डायनेस्टी मात्र 37 साल। और लोधी डायनेस्टी आपको मात्र 25 साल। यानी कि हम इसमें कह सकते दिल्ली के सुल्तान गंज का जो सबसे अधिक शासन जिस वंश का था उस वंश का नाम आपको तुगलक वंश था। तुगलक वंश ने ही आपको सबसे अधिक समय तक दिल्ली पर शासन किया, जो कि 94 साल तक शासन किया था। और सबसे कम जो शासन किया था वो मात्र आपको यहाँ 25 साल जो आपको लोधी डायनेस्टी था। लोधी डायनेस्टी जो अंतिम डायनेस्टी था दिल्ली सल्तनत का, वो सबसे कम आपको यहाँ पर सबसे कम समय तक यहाँ पर शासन किया था, जो मात्र 25 साल रहा। यानी कि हम क्रम के अनुसार अगर हम समझाएं कि अगर हम यहाँ पे इस शासन के क्रम में लंबे समय या कम समय के समय क्रम में अगर शासन को सजाएं, तो सबसे पहले आपको तुगलक डायनेस्टी 94 साल तक शासन किया। उसके बाद आपको ये गुलाम डायनेस्टी जिसको सैयद डायनेस्टी बोलते हैं, अर्ली तुर्की शुरुआत जिसको 84 साल तक शासन किया। और उसके बाद आपको जो रहा उसके बाद जो आपको रहा देखिए सैयद डायनेस्टी आपको 37 साल तक, सैयद डायनेस्टी 37 साल तक शासन किया। फिर आपको खलजी डायनेस्टी जो रहा वो आपको मात्र खलजी डायनेस्टी जो आपको रहा वो मात्र आपको 30 साल तक शासन किया। और सबसे कम शासन आपको लोधी डायनेस्टी 25 साल तक ही मात्र शासन किया था। अब आगे यहाँ पर देखिए जो कहा गया, इसके बाद आगे जो यहाँ पर कुछ मकबरे आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ये आपको इसके मायने नहीं बनते। आगे चलिए देखिए यहाँ पर आगे यहाँ पर जो कहा गया उसमें देखिए क्या कि पांडुलिपि को तैयार करने की चाप यहाँ पर जो कहा गया, यहाँ पर जो आपको देखिए एक फिगर है, ये जो फिगर आपको यहाँ पर दिया गया उस फिगर को समझने का प्रयास करते फिर किस बारे में आपको है कि 4 स्टेज यहाँ पर क्या कि 4 स्टेज इन द मेकिंग ऑफ ए मैन्युस्क्रिप्ट। 4 स्टेज देखिए यहाँ पर क्या कि 4 स्टेज इन द मेकिंग ऑफ ए मैन्युस्क्रिप्ट। ए प्रिपेयरिंग द पेपर, बी राइटिंग द टेक्स्ट, सी मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेज। देखिए बी डी देखिए क्या प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग। अब यहाँ देखिए क्या कि पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण होते हैं। पहला कागज़ तैयार करना होता है, पहला आपको कागज़ तैयार करना होता है, फिर आपको लेखन कार्य करना होता है। तीसरा देखिए महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघला कर उसका प्रयोग करना होता है। और चौथा होता है बाइंडिंग, मतलब प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग, मतलब दिल तैयार करना होता है।
अब यहाँ पे देखो क्या आपको लगता है कि डू यू थिंक द सर्किल ऑफ जस्टिस इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स। क्या आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझाने के लिए उपयुक्त शब्द है? आगे यहाँ पे जो कहा है कि उसको थोड़ा सा समझने का हम प्रयास करते हैं। हाँ, अब यहाँ देखिए यहाँ पे जो कहा फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सल्तनत की बात यहाँ पर की गई। फाइंडिंग आउट अबाउट दिल्ली सल्तनत, आपको यहाँ दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे मिलता है, इसको यहाँ पर देखिए। सबसे पहले ये जो यहाँ पर आपको कहा गया है, देखिए ऑल्दो इंस्क्रिप्शन, देखिए ऑल्दो इंस्क्रिप्शन क्वाइंस एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्टोरीज तारीख सिंगुलर त्वारिख प्लूरल रिटन इन पर्सन द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स। देखिए हालांकि अभिलेख सिक्कों और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास तारीख एक वचन और तवारीख बहुवचन होता है जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। अब यहाँ देखिए द ऑथर ऑफ तवारीख वर लर्नेड मैन secretaries administrator poet and courtiers who both recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule। अब यहाँ देखिए तवारीख के लेखक सचिव प्रशासक कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। द सर्किल ऑफ जस्टिस की बात यहाँ पर की गई। देखिए द सर्किल ऑफ जस्टिस की बात यहाँ पर की गई है। देखिए द सर्किल ऑफ जस्टिस मतलब न्याय चक्र की बात यहाँ पर आपको की गई, उसको समझने का प्रयास करते हैं। फ़कीर ए मोहम्मद, देखिए फ़कीर यहाँ पर जो फ़क्र ए मुदबिर रोट इन द 13th century। रोट इन द 13th century। A king cannot survive without soldiers, and soldiers cannot live without salaries। Salaries come from the revenue collected from peasants, but peasants can pay revenue only when they are prosperous and happy। This happens when the king promotes justice and honest governance। 13वीं सदी के इतिहासकार फ़क्र ए मुदबिर ने लिखा था कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन बढ़ावा दे। ऐसा तभी हो सकता है, देखिए जब वो खुशहाल और प्रसन्न हो, ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। आगे यहाँ पर जो कहा गया, देखिए आगे जो यहाँ पर है, यहाँ देखो क्या कि कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड। 1 द ऑथर ऑफ तवारीख लिव इन द सिटीज mainly दिल्ली एंड हार्डली एवर इन विलेज। 2 दे ऑफन, यहाँ पर देखिए क्या कि दे ऑफन they often wrote their histories for sultan in the hope of rich rewards। 3 these authors advised rulers on the need to preserve। देखिए यहाँ पर क्या कि these authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on birth right and gender distinction। Their ideas were not shared by everybody। In 1236, Sultan Iltutmish's daughter Raziaz became Sultan। The Chronicle of the Age, Minhaj-e-Siraj recognized that she was more able and qualified than all her brothers, but he was not comfortable at having a queen as ruler, nor were the nobles happy at her attempt to rule independently। She was removed from the throne in 1240।
अब आगे यहाँ पर देखिए कहा गया कीप द फॉलोइंग, आप आगे जो यहाँ पर कहा गया कि देखिए वे कुछ और बातों को ध्यान में रखते हैं। देखिए तवारीख आपको यहाँ पर जो कहा गया इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। देखिए ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। तवारीख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गाँव में शायद ही कभी रहते हो। दूसरा देखिए वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। तीसरा ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचार से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिनाज सिराज ने स्वीकार किया है कि वो अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वो एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं था। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। हाँ, फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए जो आगे आपके यहाँ पर है क्या वाट मिनाज सिराज थॉट अबाउट रजिया। यहाँ पर जो कहा गया देखिए रजिया के बारे में मिनाज सिराज के विचार की यहाँ पर चर्चा की गई, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। वाट मिनाज सिराज थॉट अबाउट रजिया के बारे में मिनाज सिराज ने क्या सोचा, उसके क्या विचार थे। मिनाज सिराज थॉट दैट द क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड इन विच वुमेन वर सपोज्ड टू बी सबऑर्डिनेट टू मैन। ही देयरफॉर asked in the register of God's creation, since her account did not fall under the column of men, how did she gain from all of her excellent qualities? अब देखिए मिनाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध ज़्यादा था। इसी वो पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। फिर ऑन हर इंस्क्रिप्शन यहाँ जो कहा गया कि ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड क्वाइंस रजिया मेंशन दैट शी वाज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। दिस वाज इन कंट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रमादेवी 1289 of the Kaktiya dynasty of Warangal, a part of the modern Andhra Pradesh. Rudramadevi changed her name on her inscription and pretended she was a man. Another queen Dida ruled in Kashmir 1980 to 1003. Her title is interesting. It comes from Didi or elder sister, and obviously affectionate term given to a loved ruler by her subjects. रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से लेकर 1289 ईस्वी तक देखिए रुद्रमा देवी का शासन 1262 से लेकर 1289 ईस्वी तक। रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेख में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा 980 से लेकर 1003 ईस्वी तक। उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानियों को स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। आगे देखिए क्या एक्सप्रेस मिनाज आइडियाज इन योर ओन वर्ड्स। डू यू थिंक रजियाज शेयर दीज आइडियाज? व्हाई डू यू थिंक इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर वुमेन टू बी ए रूलर? देखिए क्या मिनाज विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? फिर आपको आगे यहाँ पे कहा कि इसकी थोड़ा सा बात यहाँ पर कीजिए। देखिए इल्तुतमिश यहाँ देखिए बर्थ राइट की बात करते थोड़ा सा देखिए वो जन्मसिद्ध अधिकार की बात करते। देखिए बर्थ राइट क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार आपको क्या होता है, बर्थ राइट की बात यहाँ पर की गई, उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। देखिए प्राइविलेज क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ। फॉर एग्जाम्पल पीपुल बिलीव दैट नोबल्स इनहेरिटेड देयर राइट टू गवर्न बिकॉज दे वर बॉर्न इन सर्टेन फैमिली।
आर्मीज। देखिए जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। उसका देखिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लिंग भेद आपके यहाँ पर है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लिंग भेद को समझने का प्रयास कीजिए। लिंग भेद समझिए क्या है कि सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेज बिटवीन वुमेन एंड मैन। यूजुअली दीज डिफरेंसेज आर यूज्ड टू आर्गू दैट मैन आर सुपीरियर टू वुमेन। देखिए लिंग भेद क्या है? स्त्री तथा पुरुषों के बीच सामाजिक शरीर रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। अब आगे देखिए व्हाट मिनाज ए सिराज थाउट अबाउट रजिया, यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद आगे जो यहाँ पर कहा उसको यहाँ पर देखिए रजिया के बारे में मिनाज सिराज के विचार यहाँ पर आपको है, उसकी ये हो गया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आगे देखिए है कि आपको आगे यहाँ पर मैप जो ये मैप आपके यहाँ पर शो क्या है उसको समझने का प्रयास करती है। मैप क्या है? देखिए यहाँ पर मैप जो आप शो कर रही है आपके यहाँ पर क्या है कि मेजर सिटीज़ कैप्चर बाय शमसुद्दीन इल्तुतमिश। यहाँ पर देखिए मेजर सिटीज़ कैप्चर बाय शमसुद्दीन इल्तुतमिश। देखिए शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर की बात यहाँ पर की गई है। हिंटरलैंड की बात यहाँ पर की गई। हिंटरलैंड की बात मतलब भीतरी प्रदेश जिसको बोलते हैं, हिंटरलैंड या भीतरी प्रदेश जिसको बोलते हैं। द लैंड एडजेसेंट टू ए सिटी और पोर्ट दैट सप्लाई इट विथ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी शहर या बंदरगाह के आसपास इलाके जो उस शहर के लिए वस्तु और सेवाओं की पूर्ति करें। अब देखिए क्या गैरिसन टाउन की बात, यहाँ पर गैरिसन शहर की बात की, गैरिसन टाउन की बात की। ए फोर्टिफाइड सेटलमेंट विथ सोल्जर्स। किलेबंद बसाव। देखिए किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं, किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं उसी को गैरिसन टाउन बोलते हैं। फ्रॉम देखिए यहाँ पर क्या कि फ्रॉम जितनी देखिए दिल्ली सल्तनत का विस्तार की बात करते हैं गैरिसन शहर से साम्राज्य तक, गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर। देखिए फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक आपके यहाँ पर है। इसमें देखिए बहुत सारे क्षेत्र का आपको नाम है, क्या लूच है, उसका अलपार है, अजमेर है, इतना महत्वपूर्ण है। आगे देखिए यहाँ पर यहाँ पर जो कहा गया देखिए इन द अर्ली 13th century द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान रियरली वेंट बियॉन्ड heavily fortified towns। देखिए यहाँ पर जो आपको कहा उसको थोड़ा सा प्रयास करते हैं समझने का। इसमें जो आपको कहा गया In the early 13th century, the control of the Delhi Sultan rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrison. The Sultan seldom controlled the hinterland of the cities and were therefore dependent upon trade, tribute or plunder for supplies। देखिए 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंध हाँ यहाँ देखिए क्या इन द अर्ली 13th century द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान रियरली वेंट बियॉन्ड हैवली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्यूपाइड बाय गैरिसन्स। द सुल्तान देखिए क्या कि द सुल्तान सेल्डम कंट्रोलेड द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज एंड वर देयरफॉर डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड, ट्राइब्यूट और प्लंडर फॉर सप्लाईज। देखिए यहाँ पर 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों मतलब क्या कि रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों गैरिसन बोलते थे कि निवास के बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। देखिए शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री रसद आदि के व्यापार कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। 13वीं शताब्दी का फिर देखिए 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री रसद और रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार पर निर्भर रहना पड़ता था। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स। देखिए कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। रिबेलियन देखिए क्या है कि कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। रिबेलियन वार देखिए रिबेलियन वार इवन बैड वेदर कुड नैप फ्रेगाइल
communication routes. Could not fragile communication routes. Delhi's authority, देखिए Delhi's authority was also challenged by Mongol invasion from Afghanistan and by governors who rebelled at any sign of the Sultan's weakness. The Sultanate barely survived these challenges. Its consolidation occurred during the reign of Ghiyasuddin Balban and further expansion under Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. देखिए यहाँ पे जो आपको कहा गया, यहाँ पे जो आपको कहा गया दिल्ली के सुदूर बंगाल, देखिए दिल्ली के सुदूर बंगाल और सिंध के गैसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत युद्ध, देखिए बगावत युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छीन बीन हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सुबेदारों के से बराबर सहमति मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और इसका विस्तार, देखिए यहाँ बहुत अच्छी बात है, इसका संस्थापन मतलब दिल्ली सल्तनत का संस्थापन या स्थापना गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राजकाल में हुआ। मतलब दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार रहा वो आपको गयासुद्दीन बलबन के दिल्ली सल्तनत का जो स्थापन रहा वह गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राजकाल में हुआ। फिर आपको आगे देखिए यहाँ पर द फर्स्ट सेट ऑफ, देखिए यहाँ पर क्या कि द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेगन along the internal frontiers of the Sultanate aimed at consolidating the hinterlands of the garrison towns. During these campaigns, forests were cleared in the Ganga Yamuna Doab, and hunter-gatherers and pastoralists expelled from their habitat. देखिए सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। देखिए सल्तनत की भीतरी सेनाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। यहाँ पर जो द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेगन along the internal frontiers of the Sultanate aimed at consolidating the hinterlands of the garrison towns. During these campaigns, forests were cleared in the Ganga Yamuna Doab, and hunter-gatherers and pastoralists expelled from their habitat. देखिए यहाँ पर क्या कि दूसरा जो सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए कहा गया सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्ग सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार को उन्नति की खातिर नए किले गैरिसन शहर और शहर बनाए और बसाए गए। आगे देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें जो कहा गया, देखिए these lands were given to peasants and agriculture was and this देखिए क्या है कि these lands were given to peasants and agriculture was encouraged. New fortresses, garrison towns and towns were established to protect trade routes and to promote regional trade.
The second expansion occurred the second expansion occurred along the external frontier of the Sultanate. Military expedition into southern India started during the reign of Alauddin Khilji. See map 3 and culminated with Muhammad Tughlaq in their campaign and Sultanate army. देखिए Sultanate armies captured elephants, horses and slaves and carried away precious metals. यहाँ देखिए क्या है कि दूसरा विस्तार, देखिए यहाँ पर क्या है कि दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमाओं पर हुआ। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमाओं पर अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातु अपने कब्जे में ले ली। अब आगे देखिए यहाँ पर कि बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रेन 150 years after somewhat humble beginning, द आर्मीज ऑफ देखिए द आर्मीज ऑफ यहाँ पर जो कहा गया द आर्मीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैड marched across a large part of the subcontinent. They had defeated rival armies and seized cities. The Sultanate collected tax from the peasantry and dispenses justice in its realm. But how complete and effective was its control over such a vast territory? यहाँ देखिए दिल्ली सल्तनत की सीमाओं की शुरुआत दिल्ली सल्तनत यहाँ जो कहा गया दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत। यहाँ देखिए दूसरा विस्तार की बात कर रहे थे। बाद एंड ऑफ देखिए दिल्ली सल्तनत की दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सुविधा और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था। दूसरी बात जो यहाँ पर आपको कही है कि मानचित्र 3 की बात यहाँ पर की गई। अलाउद्दीन खलजी कैंपेन इनटू साउथ इंडिया। अलाउद्दीन खलजी का दक्षिण भारत अभियान की बात यहाँ पर आपको की गई है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए जो खास बात आपको कही गई है। ये हिंटरलैंड की चर्चा हम कर भित्ती प्रदेश और आपको गैरिसन टाउन की चर्चा कर चुके हैं। गैरिसन शहर की बात देखिए किलेबंद ए फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स विद सोल्जर्स। किलेबंद बसाओ जहाँ सैनिक रहते हैं और भित्ती प्रदेश जिसके द लैंड्स एडजेसेंट टू ए सिटी और पार्ट दैट इज सप्लाई इट विथ गुड्स एंड सर्विसेज। हम देखिए क्या कि किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति कर उसी को हम हिंटरलैंड बोलते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर जो कहा उसको समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ देखिए आपको जो हैबिटेट ये तो आपके यहाँ पर हो गया था वास्ट बाद एंड ऑफ ये पूरा चैप्टर आपको यहाँ पर हो गया। इसके बाद आगे जो मैप जो आपको है अलाउद्दीन खलजी का यहाँ मैप है। अलाउद्दीन खलजी कैंपेन इनटू साउथ इंडिया। ये जो आपको मैप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो मैप आपको यहाँ पर है ये जो मैप आपको अलाउद्दीन खिलजी का ये आपको अलाउद्दीन खलजी का दक्षिण भारत का अभियान आपको अलाउद्दीन खलजी का दक्षिण भारत का अभियान यहाँ पर मैप शो किया गया है। अब आगे देखिए यहाँ पर जो फिगर 3 है उसको थोड़ा सा देख लीजिए। फिगर भी आपको है तो उसको थोड़ा सा देखिए। फिगर 2 में जो यहाँ पर आपको कहा गया है देखिए यहाँ पर जो आपको फिगर 3 है उसको यहाँ पर आपको शो किया गया है। फिगर 2 आप यहाँ पर देखिए कि देखिए यहाँ पर आपको क्या कि कुवत अल इस्लाम मॉस्क्यू एंड minaret built during the last decade of the 12th century. This was the congregational mosque of the first city built by Delhi sultans, described in the chronicles as Delhi Ekona, the old city. The mosque was enlarged by Iltutmish and Alauddin Khilji. The minar was built by two sultans Qutbuddin Aibak and Iltutmish.
12वीं सदी के आखिरी दशक में देखिए 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद तथा उनकी उसकी मीनारें, यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बसाए गए दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बसाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। देखिए दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को इतिहास में इस शहर को दहली एक कोहना पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार तीन सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा आपको बनवाई गई थी। द मस्जिद की बात आपको यहाँ पर की गई फिगर थ्री चित्र आपके यहाँ पर क्या कि फिगर 3 की बात यहाँ पर करते हैं। उसका देखिए बेगमपुरी मॉस्क्यू यहाँ पर जो कहा गया बेगमपुरी मॉस्क्यू यहाँ पर जो कहा गया। देखिए बेगमपुरी मॉस्क्यू बिल्ट इन द रेन ऑफ मोहम्मद तुगलक वाज द मेन मॉस्क्यू ऑफ द जनपद द सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड हिज न्यू कैपिटल इन दिल्ली सी मैप 1। देखिए बेगमपुरी मस्जिद या मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहाँ अपना विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। मस्जिद एक में जहाँ अपना को ढूंढिए। फिर आगे यहाँ पर कुछ खास बात आपको कहा गया है। द मस्जिद यहाँ पर देखिए द मस्जिद देखिए यहाँ पर क्या कि द मस्जिद यहाँ पर देखिए मस्जिद की बात यहाँ पर आपको कहा गया है। हाँ मस्जिद की जो बात आपको यहाँ पर वो देखिए ए मॉस्क्यू इज कॉल्ड ए मस्जिद इन अरेबिक लिटरली ए प्लेस वेयर ए मुस्लिम prostrate in reverence to Allah in a congregational mosque masjid e jami or jama masjid Muslim read their prayers namaz together. Members of the congregation choose the most respected learned male has their leader imam leader imam for the rituals of prayers. He also delivers the sermon khutbah during the Friday prayer. During prayer, Muslim stand facing Mecca in India. This is to the west. This is called the Qibla. किबला देखिए यह अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा घुटने और माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद या देखिए मस्जिद ए जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ नमाज पढ़ते हैं। देखिए नमाज की रस्म के सारे नमाजियों में सबसे अधिक सम्मानित और विद्वान पुरुष को इमाम नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश मतलब खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर से दिशा को किबला मक्का की दिशा की ओर को किबला कहा जाता है। मक्का की दिशा को किबला कहा जाता है। फिर आगे यहाँ पर देखिए आगे जो यहाँ पर आपको कहा गया देखिए क्या कि यहाँ पे फिर आपको कुछ फिगर देखिए दिल्ली सल्तनत यहाँ पे फिर आगे आपको एक फिगर जो है उसको देखिए देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें दिल्ली सुल्तान बिल्ट सेवरल मॉस्क्यू इन सिटीज ऑल ओवर द सब कंटिनेंट दीज डेमोन्स्ट्रेटेड देयर क्लेम्स टू बी प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम। मॉस्क्यू ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट द सेंस ऑफ ए कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स। फिर देखिए दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक सालों मस्जिद बनवाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध यहाँ देखिए जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी इस मस्जिद सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था क्योंकि मुसलमान अनेक विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। देखिए believers who shared a belief system and a code of conduct, it was necessary to reinforce this idea of community because Muslims came from a variety of backgrounds. फिगर 4 देखिए मौत की यहाँ पर जो फिगर 4 में देखिए मौत की यहाँ पर क्या है कि मौत की मस्जिद बिल्ट इन द रेन ऑफ सिकंदर लोधी बाय हिज मिनिस्टर। देखिए मौत की मस्जिद सिकंदर लोधी के शासनकाल में उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। यहाँ पे फिर देखिए क्या कि मॉस्क्यू ऑफ जमाली कमली बिल्ट इन द लेट 15th-20th सेंचुरी। जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित।
अब आगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए क्या है कि कंपेयर यहाँ पे जो आपको कहा गया चित्र देखिए कंपेयर फिगर 2, 3 एंड 4 एंड 5 व्हाट इज सिमिलरिटी देखिए व्हाट इज सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस डू यू नोटिस अमंग्स द मॉस्क्यू इन फिगर 3, 4 एंड 5 शो ऑन एवोल्यूशन इन आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन दैट culminates in जहाँ मॉस्क्यू इन दिल्ली। देखिए चित्र 2, 3, 4, 5 की तुलना कीजिए। इन मस्जिदों की समानता और असमानताएं ढूंढ निकालने की कोशिश कीजिए। चित्र 3, 4, 5 में स्थापत्य कुछ परंपरा का विकास दिखाई देता है जिसकी चरम सीमा हमें दिल्ली में शाहजहाँ की मस्जिद में दिखाई देती है। तो आगे यहाँ पे देखिए ये आपको जो बचा हुआ है एक क्लोजर लुक की उदाहरण से देखिए एक क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजी एंड तुरक की बात यहाँ पर की गई है। उसको थोड़ा सा इस पेज को फिनिश कर लीजिए। यहाँ पे जो कहा गया देखिए थोड़ा सा क्या एक क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजी एंड तुरक। देखिए क्या द कंसोलिडेशन ऑफ ए किंगडम हैज द दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स रेदर देन देखिए क्या रेदर देन अपॉइंटिंग अरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड chieftains as governors. The early Delhi sultans, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for military service called bandhagan. देखिए यहाँ पर क्या कि कॉल बंधगान इन पर्सियन देव देखिए यहाँ पर क्या कि देवर यहाँ पर क्या कि देवर केयरफुली ट्रेनेड टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट political offices in the kingdom since they were totally dependent upon their master the sultan could trust and rely upon them. खलजी और तुरक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नज़दीक से नजर इस पर डालते हैं। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल समाज के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में आपको बंदगा कहा जाता था। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन्हें देखिए उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह से अपने मालिकों पर निर्भर होते थे इससे सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कि आगे यहाँ पर आपको कहा गया क्या कि आश्रित की बात यहाँ पर की गई है। देखिए आश्रित जिसको क्लाइंट मतलब क्या होता है, क्लाइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, आश्रित बोलते हैं। क्लाइंट को हिंदी में आश्रित बोलते हैं। ये क्या है देखिए जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता है उस पर निर्भर जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो या उस पर निर्भर उसी को हम आश्रित बोलते हैं। someone who is under the protection of another देखिए someone who is under the protection of another independent और hanger on देखिए independent और hanger on देखिए hanger on मतलब आपको आश्रित होता है। आश्रित जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो उस पर उसी को हम क्लाइंट या आश्रित बोलते हैं हिंदी में। तो अब देखिए यहाँ पर स्लेव्स देखिए यहाँ पर क्या कि स्लेव्स रेदर देन सन्स की बात यहाँ पर की गई है। तो स्लेव्स रेदर देन सन देखिए द सुल्तान्स वर एडवाइज देखिए यहाँ पर क्या कि स्लेव्स एंड रेदर देन सन की बात यहाँ पर है। द सुल्तान्स वर एडवाइज ए स्लेव हुम वन हैज ब्राउट अप एंड प्रोमोटेड मस्ट बी लुक्ड आफ्टर फॉर इट नीड्स ए होल लाइफ टाइम एंड गुड लक टू फाइंड ए वर्थी एंड एक्सपीरियंस्ड स्लेव। वाइज मैन हैव सेड दैट ए वर्थी एंड एक्सपीरियंस्ड स्लेव इज बेटर देन ए सन। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हाई ए स्लेव वुड बी बेटर देन ए सन। देखिए यहाँ पर जो कहा गया क्या कि सुल्तानों को सलाह दी जाती थी जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने कोई कारण समझ में आता है। अब यहाँ देखिए जो कहा गया द खलजी एंड देखिए यहाँ पर जो कहा गया हाँ इसमें देखिए जो खास बात था उसको थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि यहाँ पर इस चीज़ को यहीं तक रखिए। इसके आगे जो आपके यहाँ पर है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।